नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहाँ आपको पेंशन, ईपीएफओ और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जरूरी खबरें तथ्यों के साथ मिलती हैं। ऐसी हर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज 9 अगस्त 2026 की तारीख में देश के लाखों पेंशन भोगियों, कर्मचारियों और खास तौर पर ईपीएस 95 से जुड़े परिवारों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। एक तरफ पेंशन भुगतान, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और ईपीएफओ की ऑनलाइन प्रक्रियाओं को लेकर लोगों की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने, महंगाई राहत से जोड़ने और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग लगातार उठ रही है। इसके साथ ही उच्च पेंशन विकल्प, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की प्रक्रिया, पुरानी पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और 8वें वेतन आयोग से जुड़े विषय भी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के बीच चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। सबसे पहले पेंशन भुगतान से जुड़े उस सवाल को समझना जरूरी है जिसने कई परिवारों की चिंता बढ़ाई हुई है। कुछ पेंशन भोगियों की ओर से यह शिकायत सामने आती रही है कि निर्धारित समय पर उनके खातों में पेंशन की राशि दिखाई नहीं देती या भुगतान में देरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी परेशानी उन बुजुर्गों को होती है जिनकी नियमित आय का प्रमुख स्रोत उनकी पेंशन ही होती है। दवाइयों का खर्च, घर का राशन, बिजली का बिल, किराया और रोजमर्रा की जरूरतें कई लोगों के लिए इसी मासिक राशि पर निर्भर होती है। यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि हर पेंशन में देरी का कारण एक जैसा नहीं होता। बैंकिंग प्रक्रिया, भुगतान की तारीख, रिकॉर्ड में अंतर, जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्या, बैंक खाते की जानकारी, तकनीकी सत्यापन या संबंधित कार्यालय में लंबित प्रक्रिया जैसे अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसलिए यदि किसी पेंशन भोगी के खाते में समय पर राशि नहीं आई है तो केवल अफवाह के आधार पर किसी एक विभाग को जिम्मेदार मानने के बजाय अपने भुगतान की स्थिति और रिकॉर्ड की जांच करना अधिक जरूरी है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र भी इस समय पेंशन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की व्यवस्था इसलिए विकसित की है ताकि बुजुर्गों को बार बार कार्यालय जाने की परेशानी कम हो। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कुछ वरिष्ठ नागरिकों को बायोमेट्रिक सत्यापन, अंगुलियों के निशान, चेहरे की पहचान, नेटवर्क कनेक्टिविटी या रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उम्र बढ़ने के साथ कई बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट स्पष्ट रूप से कैप्चर नहीं हो पाते। कुछ लोगों की आंखों या चेहरे की पहचान में तकनीकी परेशानी हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हर जगह समान नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में डिजिटल प्रक्रिया सुविधा के बजाय परेशानी बन सकती है। इसलिए पेंशन व्यवस्था में तकनीक के साथ मानवीय सहायता भी उतनी ही जरूरी है। अगर किसी बुजुर्ग का डिजिटल सत्यापन असफल होता है तो उसके पास वैकल्पिक प्रक्रिया और शिकायत दर्ज कराने का स्पष्ट रास्ता होना चाहिए। इसी तरह बैंक खाते और ईपीएफओ रिकॉर्ड में छोटी सी जानकारी अलग होने पर भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। नाम की स्पेलिंग में अंतर, बैंक खाते में अलग नाम, जन्म तिथि में अंतर, पिता या पति के नाम की अलग प्रविष्टि या पुराने रिकॉर्ड की कमी जैसी चीजें सत्यापन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक रिकॉर्ड, आधार से जुड़ी जानकारी, पीएफ रिकॉर्ड और पेंशन संबंधी दस्तावेजों को यथासंभव सही और अपडेट रखें। अब आते हैं उस सबसे बड़ी मांग पर जिसे ईपीएस 95 पेंशन भोगी लंबे समय से उठा रहे हैं। न्यूनतम पेंशन को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने और इसके साथ महंगाई राहत यानी डीए या संबंधित राहत देने की मांग कई पेंशन भोगी संगठनों और प्रतिनिधियों की ओर से लगातार उठाई जाती रही है। इसके साथ चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की मांग भी शामिल है। पेंशन भोगियों का तर्क है कि आज की महंगाई में बहुत कम मासिक पेंशन से जीवन चलाना बेहद कठिन हो गया है। जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी नौकरी के दौरान नियमित रूप से योगदान दिया, वो सेवानिवृत्ति के बाद अपनी दवाइयों, भोजन और अन्य जरूरी खर्चों के लिए पर्याप्त आय चाहता है। खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिनके पास पेंशन के अलावा कोई दूसरा नियमित आय का स्रोत नहीं है। न्यूनतम पेंशन का सवाल केवल आर्थिक नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन का सवाल भी बन जाता है। दूसरी तरफ सरकार और संबंधित संस्थाओं की ओर से पेंशन व्यवस्था की वित्तीय स्थिरता का मुद्दा भी सामने रखा जाता है। किसी भी न्यूनतम पेंशन में बड़ी वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसलिए इस विषय पर अंतिम निर्णय लेते समय फंड की स्थिति, योगदान, लाभार्थियों की संख्या, सरकार पर पड़ने वाला वित्तीय भार और भविष्य की स्थिरता जैसे सभी पहलुओं को देखना आवश्यक है। यही वजह है कि 7,500 रुपए की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे हर दावे को आधिकारिक निर्णय मान लेना उचित नहीं होगा। जब तक केंद्र सरकार या संबंधित मंत्रालय की ओर से औपचारिक आदेश,
अधिसूचना या स्पष्ट आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आती, तब तक इसे पेंशन भोगी संगठनों की मांग और आंदोलन का हिस्सा समझना चाहिए। इसी विषय से जुड़ा एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा महंगाई राहत का है। पेंशन भोगियों का कहना है कि यदि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाती है तो बढ़ती महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उसमें महंगाई राहत की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उनका तर्क है कि केवल एक निश्चित रकम तय कर देने से कुछ वर्षों बाद उसकी वास्तविक खरीद क्षमता फिर कम हो सकती है। इसलिए महंगाई के साथ पेंशन को समायोजित करने की मांग को सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से देखा जा रहा है। अब बात करते हैं ईपीएस 95 के अंतर्गत उच्च पेंशन के विकल्प की। उच्च वेतन पर उच्च पेंशन से संबंधित मामला लंबे समय से कर्मचारियों और ईपीएफओ के बीच चर्चा का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए उच्च पेंशन विकल्प से संबंधित प्रक्रिया सामने आई। इसके बाद दस्तावेजों की जांच, संयुक्त विकल्प, नियोक्ता और कर्मचारी के रिकॉर्ड तथा वास्तविक वेतन से संबंधित सत्यापन जैसे कई चरण महत्वपूर्ण हो गए। यहीं पर अनेक लोगों को व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पुराने प्रतिष्ठानों के बंद हो जाने, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने, नियोक्ता की जानकारी बदल जाने या दशकों पुराने वेतन रिकॉर्ड को दोबारा उपलब्ध कराने में परेशानी जैसी परिस्थितियां कुछ मामलों में प्रक्रिया को कठिन बना सकती हैं। ऐसे मामलों में पेंशन भोगियों की मांग है कि विभागीय रिकॉर्ड, उपलब्ध डिजिटल डेटा और पुराने दस्तावेजों का अधिक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि बुजुर्गों पर अनावश्यक बोझ न पड़े। उच्च पेंशन से संबंधित किसी भी मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति की पात्रता और भुगतान की स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए किसी एक व्यक्ति के अनुभव को सभी पेंशन भोगियों पर लागू करना सही नहीं होगा। जिन लोगों ने उच्च पेंशन विकल्प के लिए आवेदन किया है, उन्हें अपने आवेदन की स्थिति, डिमांड लेटर, भुगतान की जानकारी और संबंधित कार्यालय से मिले दस्तावेजों को सुरक्षित रखना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं और वो है पुरानी पेंशन योजना तथा नई पेंशन व्यवस्था। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों के बीच लंबे समय से बहस चल रही है। ओपीएस में निश्चित पेंशन की व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों का एक वर्ग इसे अधिक सुरक्षित मानता है, जबकि सरकार की ओर से पुरानी व्यवस्था के दीर्घकालिक वित्तीय भार को लेकर चिंता व्यक्त की जाती रही है। इसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की चर्चा सामने आई। इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक निश्चित और अनुमानित सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराना बताया गया है। निर्धारित पात्रता और सेवा अवधि के आधार पर पेंशन की गणना तथा महंगाई राहत से संबंधित प्रावधान इस व्यवस्था को एनपीएस से अलग रूप देते हैं। हालांकि हर कर्मचारी के लिए यह समझना जरूरी है कि कौन सी व्यवस्था उसके लिए लागू है, उसके नियम क्या हैं और उसका वास्तविक लाभ उसकी सेवा अवधि तथा वेतन संबंधी परिस्थितियों पर कैसे निर्भर करता है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का सवाल यहाँ बिल्कुल अलग है। वे ये पूछते हैं कि जब अलग अलग सरकारी पेंशन व्यवस्थाओं में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई नीतियों पर विचार किया जा सकता है, तो लंबे समय से ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले कम पेंशन प्राप्तकर्ताओं की समस्या का स्थायी समाधान कब होगा? यही वो प्रश्न है जिसे पेंशन भोगी संगठन बार बार सरकार के सामने रखते हैं। उनकी मांग केवल पेंशन की राशि बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसमें महंगाई के अनुसार राहत, बेहतर चिकित्सा सुविधा, परिवार की सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन की मांग भी शामिल है। अगर आप भी पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी ऐसी जानकारी को समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी भी बड़े अपडेट को केवल दावे के रूप में नहीं बल्कि उसके पीछे की प्रक्रिया के साथ समझाया जाए, तो सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे जब भी पेंशन, ईपीएफओ, ईपीएस 95 या कर्मचारियों से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आएगी, आपको अगली अपडेट आसानी से मिल सकेगी। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी उम्मीदें हैं। वेतन संशोधन का प्रभाव केवल कर्मचारियों के वेतन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पेंशन और अन्य संबंधित लाभों पर भी चर्चा होती है। हालांकि वेतन आयोग की प्रक्रिया में अलग अलग चरण होते हैं और किसी भी प्रस्ताव को अंतिम निर्णय मानने से पहले आधिकारिक अधिसूचना तथा सरकार की स्वीकृति देखना आवश्यक होता है। सोशल मीडिया पर कई बार फिटमेंट फैक्टर, नई बेसिक सैलरी, पेंशन में संभावित बढ़ोतरी और अलग अलग प्रतिशत की खबरें तेजी से वायरल होती हैं। लेकिन जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक दस्तावेज जारी ना हो, तब तक इन आंकड़ों को संभावित या अनुमानित जानकारी से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। पेंशन भोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे वायरल संदेशों और वास्तविक सरकारी आदेशों के बीच अंतर समझें। किसी वीडियो के थंबनेल पर बड़ी रकम लिखी होने, किसी वायरल पोस्ट में तत्काल नोटिफिकेशन की बात होने या किसी व्यक्ति के कथित बयान को अंतिम फैसला बताने से वो सरकारी निर्णय नहीं बन जाता।